बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डिफरेंस बुक में ये टॉपिक जरा सा लेंथी लिखा हुआ है, इस वजह से स्टूडेंट्स को समझ में प्रॉब्लम होती है कि हम क्वेश्चन का आंसर किस तरह देंगे। इसी वजह से बच्चों मैंने इस टॉपिक की आउटलाइन बनाई हुई है, जिससे आपको टॉपिक तैयार करने में भी इजी रहेगा और पेपर में आपको जो क्वेश्चन का आंसर आपने देना है वो भी इजी रहेगा। तो इस टॉपिक में बेसिकली मेजर हम 5 चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। देन हम बात करेंगे मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम की या लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे एग्जांपल ऑफ बैलून की। बैलून के एग्जांपल में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बताएंगे। देन हम आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स को डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। अब बच्चों फर्स्ट करें, आपको एग्जाम में आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन आती है तो सिंपली आप आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे, जो कि हम अभी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आपको आता है कि ओनली डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन कर देंगे और सिंपली आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है अगर ये शॉर्ट में आता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बच्चों आप मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करेंगे और आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स को लेके मैथमेटिकली आप इसको डिस्क्राइब कर देंगे। और अगर आप चाहें तो आप बैलून्स की एग्जांपल भी दे सकते हैं, यानी कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप या ये दो तो लास्ट में आप लिखेंगे, तीसरा ऑप्शनल आप अगर एग्जांपल बैलून भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट, तो देन आप सिंपली आइसोलेटेड सिस्टम के मोमेंटम को डिफाइन कर देंगे और लास्ट में सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट को आप डिस्क्राइब कर देंगे। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम से कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम डेफिनेशन बताने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप फर्ज करें कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं, रूम के डोर्स और खिड़कियां वगैरह, डोर्स और विंडोज वगैरह सभी क्लोज हैं, ठीक है। तो बाहर से अगर कोई बंदा आपको हिट करना चाहे तो वो हिट नहीं कर सकता, क्योंकि आप सेफली इसी रूम के अंदर हैं। तो आप जिस रूम में मौजूद हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइसोलेटेड सिस्टम मींस द सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज on which no external force acts on the body। इसके एग्जांपल में आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट करें हमारे पास एक बॉक्स है या वुडन ब्लॉक, आप कहेंगे एक वुडन ब्लॉक है, उसके अंदर दो बॉल्स पड़ी हैं, ठीक है। अब हम बाहर से अगर बॉल्स पर फोर्स लगाना चाहते हैं तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वुडन ब्लॉक जो है इसके अंदर ये बॉल्स हैं और ये वुडन ब्लॉक हैवी है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम डिफाइन करेंगे मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम को। मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, बच्चों हम सिंपली ये जानते हैं कि मोमेंटम P इज इक्वल टू mv।
तो बच्चों यही फॉर्मूला हमें बता रहा है कि मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पर। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मोमेंटम डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, मास एंड वेलोसिटी पे। अब हम मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करेंगे। द मोमेंटम of an isolated system of two or more interacting bodies remains conserved. सॉरी बच्चों, अजान की वजह से मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा। अब नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। कंजर्व मीन बिफोर एंड आफ्टर, दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम रहता है, यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल ऑफ balloons। बैलून फर्स्ट करें बेटा, हमारे पास कोई बैलून है, जिसमें हमने एयर फिल की हुई है, यानी कि इसमें एयर हमने फिल की हुई है और ऊपर से हमने इसको रस्सी के साथ बांधा हुआ है या धागे के साथ हमने बांधा हुआ है। अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बलून 0 है। क्यों? क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहा है, रेस्ट पे पड़ा है, ना इसमें कोई वेलोसिटी है। आल्दो इसका मास तो है बट इसकी वेलोसिटी 0 है। एट रेस्ट इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, कंसीडर ए बलून ऑफ मास m। ठीक है मतलब इसका मोमेंटम बिफोर रिलीजिंग इज 0। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0 है। जीरो। अब फर्स्ट करें बेटा, मैं इस धागे को ओपन कर देता हूं तो इसमें जो एयर है वो बाहर की तरफ रश आउट हो जाएगी, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए एयर जो है वो बाहर की तरफ रश आउट होना शुरू हो जाएगी और उस एयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा बलून मूव करना शुरू कर देगा टू कंजर्व मोमेंटम। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हमारा बलून जो है वो एयर की डायरेक्शन से ऑपोजिट मूव करेगा। यही बात हमने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस की थी कि एक्शन डाउनवर्ड हो रहा है जबकि हमारा जो बैलून है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो एक बैलून जिसमें हमने एयर फिल की हो उसे हम रिलीज उसमें से एयर कर दें तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बहुत अच्छे तरीके से बताता है, एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके में बच्चों मोमेंटम ऑफ balloon and air remains conserved
एयर बाहर की जाना राष्ट्रपति होना शुरू हुई तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हमारा जो बलून है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गया। ठीक है, देन जब एयर सारी खत्म हो जाएगी तो उसका फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स। आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स। बच्चों कंसीडर करें एक आइसोलेटेड सिस्टम, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। बच्चों फर्ज करें हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें दो स्फीयर्स पड़े हुए हैं, हैविंग टू स्फीयर्स, फॉर एग्जांपल बच्चों पहला जो स्फीयर है उसका मैस m1 है और जो दूसरा स्फीयर है उसका मैस m2 है। देखिए बच्चों m1 को मैंने स्मॉलर बनाया है, m2 को मैंने ग्रेटर बनाया है। इट मींस m1 इज लेस देन m2, यानी कि m2 का मैस ज्यादा है और m1 का मैस लेस है। अब अगली स्टेटमेंट क्या है कि ये दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन बच्चों ये है। m1 की वेलोसिटी को हम u1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जबकि m2 की वेलोसिटी को हम u2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और कन्वेंशन के वेलोसिटी u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी कि जो बॉडी m2 है उसकी वेलोसिटी कम है जबकि m1 की वेलोसिटी ज्यादा है। पहला केस में हम ये डिस्कस करेंगे कि इनका मोमेंटम इसी स्टेट में क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। बच्चों मोमेंटम ऑफ मैस m1, मोमेंटम ऑफ m1 जिसे मैं pi से या इनिशियल मोमेंटम से रिप्रेजेंट करता हूं वो इक्वल टू आ जाएगा m1 u1। इसी तरह मोमेंटम ऑफ मैस 2 बच्चों आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम m2 u2। अब हम टोटल इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं, टोटल इनिशियल मोमेंटम वो आ जाएगा कि दोनों मोमेंटम के सामने इक्वल, टोटल इनिशियल मोमेंटम वो आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ये था इनिशियल मोमेंटम। अब अगला पार्ट जो डिस्कस करने वाला है वो ये है क्योंकि m2 की स्पीड कम है, m1 की स्पीड ज्यादा है तो m1 अप्रोच कर जाएगा m2 को। ठीक है, और ये कोलाइड करेंगे, m1 और m2 दोनों आपस में कोलिजन करते हैं, m1 एंड m2। पहली स्टेटमेंट में हमने इनिशियल मोमेंटम देखा बिफोर कोलिजन, अब जब के दोनों कोलाइड कर चुके हैं तो अब हम इनका मोमेंटम देखेंगे आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद बच्चों फिर m1 जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा और m2 की भी जो डायरेक्शन थी ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। बट आफ्टर कोलिजन m1 की जो वेलोसिटी थी वो हम रिप्रेजेंट करेंगे v1 से और m2 की वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे v2 से। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन या फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
अब बच्चों हम अप्लाई करेंगे इस सिचुएशन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मोमेंटम के मुताबिक मोमेंटम बिफोर कोलिजन will be equal to momentum after collision. Momentum before collision था m1 u1 plus m2 u2। after collision क्या था m1 v1 plus m2 v2। तो बच्चों ये बेसिकली रिप्रेजेंट ये इक्वेशन 2 है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म के मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही तो स्टेटमेंट थी मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर नॉट इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो बेटा ये इक्वेशन हमें बता रही है कि दोनों जो सिस्टम हैं, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम हमने कंसीडर किया है उस केस का इनका मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों सेम है। जनरली बच्चों आप डायग्राम बनाएंगे, पहले m1 m2 इसकी वेलोसिटी u1 थी बिफोर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी u2 थी, देन ये आपस में कोलाइड कर गए, कोलिजन आफ्टर कोलिजन फिर ये उसी डायरेक्शन में जिसमें मूव करना पहले कर रहे थे उसमें करेंगे, बाद m1 की वेलोसिटी v1 होगी, m2 की वेलोसिटी v2 होगी। ये आफ्टर कोलिजन था, ये बिफोर कोलिजन। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक की लास्ट जो स्टेटमेंट थी, सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। इधर से बच्चों रेस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। अब बच्चों फर्स्ट करें, एक गन है, इधर मैं गन बनाता हूं बच्चों। आई नो कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट बच्चों ये एक गन है। इस गन का जो मैथ है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, और इसमें से एक बुलेट जो हम फायर करेंगे उसका मैथ है स्मॉल एम। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ ऑफ बुलेट। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। ठीक है, M1 कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ गन, और स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहा है वो मास ऑफ बुलेट का रिप्रेजेंट। अब जब तक हमने इस गन को फायर नहीं किया था तो मोमेंटम जो था वो गन का 0 था। इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट
is 0 since both are at rest. क्योंकि ये दोनों रेस्ट में थे तो इस वजह से इनिशियल मोमेंटम 0 था, बट when the bullet is fired, gun is fired, bullet gains some momentum. जब हमने गन में से बुलेट को फायर किया तो गन जो बुलेट थी उसमें कुछ कोई ना कोई मोमेंटम आ गया, क्योंकि बुलेट का मास m था और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही थी, तो मोमेंटम कितना आ गया, m v आ गया। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, बट फाइनल मोमेंटम नॉट इक्वल टू 0। फाइनल मोमेंटम 0 नहीं था क्योंकि बुलेट ने कुछ जो मोमेंटम था वो एक्वायर कर लिया। अब जब हमने गन को फायर किया है, बुलेट तो थी वो अब आगे की तरफ मूव कर रही, बट जो हमारी गन है वो पीछे की तरफ झटका ले रही, ठीक है, रिकॉइल हो गई। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हेन द बुलेट इज फायर्ड व्हाई द गन रिकॉइल्स, तो आप आंसर में लिखेंगे व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड द गन रिकॉइल्स ड्यू टू कंजर्व मोमेंटम। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन रिकॉइल होती है। ठीक है, अब मोमेंटम ऑफ गन लिखेंगे पहले, मोमेंटम ऑफ गन mv, गन की वेलोसिटी को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मोमेंटम ऑफ बुलेट लिखेंगे, वो आ जाएगा स्मॉल mv। अब हम यहां अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी, टी आई इज इक्वल टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। अब तो देखिए इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, जबकि फाइनल मोमेंटम क्या था, mv प्लस mv। इन दोनों को हमने ऐड करके तो लिखा mv प्लस। अच्छा, यहां से बच्चों अगर हमने वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है या वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइंड करनी है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइंड करने के लिए हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, ये दूसरी साइड पे डालकर -m हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ गन सॉरी बुलेट विल बी इक्वल टू -m ओवर स्मॉलर m कैपिटल V। अब ये नेगेटिव साइन का रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, नेगेटिव साइन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि बुलेट और जो गन है इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम वेलोसिटी ऑफ द बुलेट फाइंड कर सकते हैं कि उस बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी। ऊपर कैपिटल M मास ऑफ गन है, नीचे स्मॉल m है मास ऑफ बुलेट है एंड वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है बच्चों, अब इसी सिस्टम की कुछ एग्जांपल थी। रॉकेट एंड जेट इंजन also work on the same principle। जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसमें जो गैसेस हैं वो डाउनवर्ड प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, जबकि इन गैसेस के नीचे की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करने के नतीजे में जो हमारा रॉकेट है वो अपवर्ड जा रहा होता है। ठीक है,
वहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट बेटा हम प्रोसीड करते हैं हमारा अगला टॉपिक।